नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप कुमार अग्रवाल आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आज प्रबंध का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हाथोन प्रयोग या फिर हाथोन एक्सपेरिमेंट को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हाथोन प्रयोग सन 1924 से लेकर के 1932 तक के बीच में चलने वाला अमेरिका के शिकागो शहर में एक ऐसा प्रयोग था जिसके बाद जितने भी प्रबंध क्षेत्र के विद्वान थे, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि प्रबंध में मानवीय संवेदनाओं और मानवीय पहलुओं का बहुत ध्यान देना आवश्यक है। आज हम एल्टन मेयो द्वारा किए गए इस प्रयोग के बारे में ही कुछ थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे और अब हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी शुरू करते हैं। तो हाथोन प्रयोग सन 1924 से लेकर 1932 तक चला और ये अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ। हाथोन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के एक प्लांट का नाम था। हाथोन प्रयोग प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मेयो ने किया था। हाथोन प्रयोग एक प्रकार से मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। हाथोन प्रयोग ने श्रमिकों और उनके कार्यस्थल की एक नई तस्वीर प्रस्तुत की। इसके बाद प्रबंधकों द्वारा यह स्वीकार किया जाने लगा कि संगठन एक सामाजिक व्यवस्था है तथा मानवीय घटक इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इस अध्ययन के बाद समय अध्ययन तथा गति अध्ययन तथा अन्य इंजीनियरिंग सुधारों के स्थान पर कार्यदशाओं, अभिप्रेरण, समूह संबंध, नेतृत्व तथा अन्य मानवीय पहलुओं पर जोर दिया जाने लगा। हाथोन प्रयोग का अब हम अति संक्षिप्त विवरण जानने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ये कोई 1-2 दिन का प्रयोग नहीं था, बल्कि यह 24 से लेकर के 32 तक चलने वाला लगभग 8 वर्षों तक ये जो है प्रयोग चला। तो इसमें क्या किया गया, इसको बहुत संक्षेप में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही एक लंबा अवधि तक चलने वाला प्रयोग था। तो इसलिए इसको संक्षेप में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सन 1924 से लेकर के 1932 के मध्य हाथोर्न प्लांट के अंदर किए गए प्रयोगों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला है रोशनी प्रयोग, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इसमें एक श्रमिक समूह को समान रोशनी में कार्य करने दिया गया, जबकि दूसरे श्रमिक समूह को कुछ दिन अधिक रोशनी में तथा कुछ दिन कम रोशनी में कार्य करने दिया गया और पाया गया कि दूसरे समूह के उत्पादन में दोनों ही दशाओं में वृद्धि हुई। देखा जाए तो यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है कि 2 समूह को लिया गया, इसमें से एक समूह को समान रोशनी में काम करने को दिया गया, यानी उनकी रोशनी को कभी कम और कभी ज़्यादा नहीं किया गया। लेकिन जो दूसरा समूह था उसे कुछ दिन तक तेज रोशनी में काम करवाया गया और कुछ दिन तक धीमी रोशनी में काम कराया गया। लेकिन परिणाम ये मिला कि उत्पादन में दोनों ही दशाओं में वृद्धि हुई। ये निष्कर्ष निकाला गया कि कार्यक्षमता में प्रभाव डालने वाले तत्वों में रोशनी महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, क्योंकि रोशनी जब कम थी तब भी उत्पादन में वृद्धि हुई, रोशनी जब ज़्यादा थी तब भी उत्पादन में वृद्धि हुई। इसलिए ये रोशनी तत्व कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, ये इससे निष्कर्ष निकाला गया। दूसरा प्रयोग किया गया था रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग। रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग में इस प्रयोग के लिए असेंबली वो विभाग होता है जहां पर चीज़ों को जोड़ जोड़ करके कोई एक नई चीज़ तैयार कर दी जाती है, यानी कई टुकड़ों को, कई पार्ट्स को जोड़ करके एक वस्तु तैयार कर दी जाती है, उसे असेंबली विभाग कहा जाता है। तो इस प्रयोग के लिए असेंबली विभाग से 5 लड़कियों को चुना गया और उनके असेंबली कार्य के लिए एक पृथक कमरे का, एक अलग से कमरा व उसमें एक बेंच की व्यवस्था भी की गई। शेष कार्य दशाएं असेंबली विभाग जैसी ही रखी गईं। सामान्य दशा में इनका उत्पादन रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद इन्हें काम के मध्य कुछ अंतराल, जिसको इंटरवल आप कह सकते हैं, मुफ्त भोजन तथा काम के घंटों में कटौती जैसे प्रयोग करके
इनके उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों को रिकॉर्ड किया गया। इन्हें छोटे श्रम समूह में प्रेरणात्मक मजदूरी भी प्रदान की गई। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि हाथोर्न प्रयोग जहाँ पर किया गया वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में, वहाँ पर बड़े समूह में तो पहले भी प्रेरणात्मक मजदूरी दी जाती थी, लेकिन छोटे समूह में पहली बार यहाँ पर प्रेरणात्मक मजदूरी दी गई थी। कुछ समय बाद सभी सुविधाएं वापस ले ली गईं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से लागू कर दिया गया, उन सभी सुविधाओं को फिर से लागू कर दिया गया। इसमें पाया गया कि प्रति व्यक्ति उत्पादन में प्रत्येक दशा में वृद्धि हुई। यानी क्या पाया गया कि प्रति व्यक्ति उत्पादन में प्रत्येक दशा में वृद्धि हुई। लेकिन जो निष्कर्ष निकाला गया वो निकाला गया कि अवकाश या सामान्यतया उत्पादन क्षमता पर, या कहें अवकाश का सामान्यतया उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। ये माना गया कि अगर हम इंटरवल देते हैं बीच में तो उसका जो सामान्यतः उत्पादन क्षमता होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जो तीसरा टेस्ट था वो था द्वितीय असेंबली रूम तथा माइका स्प्लिटिंग टेस्ट रूम। ये इलेक्ट्रिक कंपनी थी, वहाँ पे तरह तरह के विभाग थे, तरह तरह के जो है एरिया थे जिसके नाम भी उसी हिसाब से हैं। तो ये असेंबली रूम तथा माइका स्प्लिटिंग टेस्ट रूम प्रयोग था। इसमें प्रेरणात्मक मजदूरी तथा कार्यात्मक मजदूरी देने का प्रयोग किया गया। दो तरह की मजदूरी दी गई, प्रेरणात्मक और कार्यात्मक। यहाँ भी दोनों समूह की उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन जिसे कार्यात्मक मजदूरी दी गई थी उसके उत्पादन में सामान्य वृद्धि हुई, जबकि जिसे प्रेरणात्मक मजदूरी दी गई थी उसके उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हुई। निष्कर्ष निकाला गया कि लघु समूह में प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति उत्पादन में वृद्धि करती है, परंतु इस वृद्धि में कुछ अन्य अनियंत्रित तत्व बाधक होते हैं। यानी कि ये निकाला गया निष्कर्ष कि प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति उत्पादन में वृद्धि करने में तो लाभदायक होती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि अनियंत्रित तत्व हैं, वो बाधक होते हैं। चौथा पॉइंट था साक्षात्कार कार्यक्रम प्रयोग। इसमें 21,000 से भी अधिक श्रमिक कर्मचारियों का साक्षात्कार किया गया और निष्कर्ष ये निकला कि प्राप्त फीडबैक से श्रमिकों की कार्यदशाओं में सुधार किया गया। जब साक्षात्कार किया गया तो लोगों से सवाल पूछे गए। नहीं, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि लोगों से सवाल पूछने से ज़्यादा इस बात पर बल दिया गया कि लोग खुद अपनी बात उन्हें बताएं। आमतौर पर जब साक्षात्कार होता है तो उसमें जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति होता है वो लोगों से सवाल पूछता है और उसी सवालों का जवाब सुनने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर यह प्रयास किया गया कि लोगों को फ्री हैंड कर दिया जाए कि वो जो कहना चाहते हैं वो कहें। तो इन 21,000 लोगों से इसी तरीके से साक्षात्कार लिया गया कि वो जो कहना चाहते हैं वो कहें और उनके फीडबैक से श्रमिकों की कार्यदशाओं में सुधार किया गया। पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि वे श्रमिकों को अनुभव करा सके कि प्रबंध उनके विचारों की कद्र करता है। देखिए, प्रबंध का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि लोगों के साथ मिलकर काम करना। अगर हम किसी को नौकर की तरह काम कराएंगे तो वो नौकर की तरह ही काम करेगा, लेकिन अगर हम उसे जो है इस बात का महसूस कराएं या उसे इस बात की अनुभूति करवाएं कि यू आर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे संस्थान के और आप एक सदस्य हैं, ना कि आप एक नौकर हैं, तो निश्चित बात है कि उसके काम करने की जो मनोदशा होगी वो बदल जाएगी और काम जो होगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। पांचवा जो आखिरी जो सेगमेंट इसमें बांटा गया है वो बांटा गया है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम प्रयोग। इसका उद्देश्य अनौपचारिक समूह व्यवहार के बारे में अध्ययन करना था। जब भी किसी बड़ी वर्कफोर्स के साथ काम किया जाता है तो वहाँ पर अनौपचारिक समूह अपने आप बन जाते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं होती। और जब अनौपचारिक समूह व्यवहार के बारे में अध्ययन किया गया तो उससे निष्कर्ष ये पाया गया कि श्रमिक समूहों में औपचारिक मानदंड या
समझौते निर्धारित रहते हैं जो काफ़ी प्रभावपूर्ण होते हैं और प्रत्येक श्रमिक उनका पालन करने में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसमें कहने का ये प्रयास किया गया है कि जो अनौपचारिक समूह तैयार हो जाते हैं उनमें कुछ औपचारिक नियम होते हैं जिन्हें मानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप उन नियमों को नहीं मानते हैं तो आप समूह से बाहर कर दिए जाते हैं। जैसे हम समाज में रहते हैं, तो समाज में रहते हैं तो हमें कहा जाता है कि हमें सामाजिकता का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें वो काम नहीं करने हैं जिसे समाज गलत समझता है। तो ये कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कि बहुत लिखे नहीं होते कहीं पर, कहीं किसी कानून की किताब में नहीं लिखे होते, लेकिन फिर भी एक अनौपचारिक समूह में औपचारिक नियम होते हैं और उनको मानने में लोग इसलिए अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे उन नियमों को तो हमारा अपना समूह हमें समूह से निष्कासित कर सकता है। तो ये वो 5 क्षेत्र थे जिनमें हाथोन प्रयोग किया गया और इन सब का जो जूस निकाला गया या हम कहें जब समरी बनाई गई तो उसमें ये पाया गया कि इसमें मानवीय संबंध बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मानवीय संबंध पर अभी इसके पहले उतना जोर नहीं दिया गया था जितना एल्टन मेयो के हाथोन प्रयोग के बाद सभी लोगों ने मानना स्वीकार कर लिया। हाथोन प्रयोग के मानवीय व्यवहार दृष्टिकोण की कुछ आलोचना भी हुई हैं और ये आलोचना क्या है इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थकों ने ये माना कि मानवीय व्यवहार दृष्टिकोण उपयोगी है, परंतु आज के बदलते हुए समय में कर्मचारियों तथा संगठन के विकास संबंधी समस्याओं का पूर्ण निराकरण करने में असमर्थ है। उन्होंने इसकी निम्न आलोचनाएं की हैं। पहला, कार्य में अधिक विशिष्टीकरण पाया जाता है। दूसरा, मानव शक्ति का पूर्ण सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। तीसरा, प्रबंधकीय नियंत्रण अधिक बढ़ गया है जो कर्मचारियों को यह निर्णय लेने से भी रोकता है जिनके वह योग्य हैं। चौथा, संगठन एवं प्रबंध कर्मचारियों के मान सम्मान तथा आत्मसंतुष्टि की ओर ध्यान नहीं देता है। पांचवा, संगठन में टकराव की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। छठवां, संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के आपसी विभिन्न मतभेद पाए जाते हैं जो उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण, योग्यताओं, आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं से संबंध रखते हैं। ये इसकी कुछ आलोचनाएं थीं। इन आलोचनाओं के कारण ये माना गया कि यह जो मानव हाथोन जो प्रयोग है जिसमें मानवीय दृष्टिकोण के बारे में कहा गया था वो पूर्ण रूप से लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये जरूर माना गया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मानवीय संबंध बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रबंध के अंतर्गत। ये हाथोन प्रयोग का बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है जिसमें हाथोन प्रयोग कब हुआ, हाथोन प्रयोग किसने किया, हाथोन प्रयोग किन 5 बिंदुओं पर किए गए, उनके क्या निष्कर्ष निकले और साथ में हाथोन प्रयोग को लोगों ने माना तो, लेकिन विद्वानों ने इसकी कुछ आलोचनाएं भी की जिनको हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, शेष बातें अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।